हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम देखने वाले हैं लखनवी अंदाज चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन को। गाइस, इसको लिखा है यशपाल जी ने और यशपाल जी ने बताया है कि इस स्टोरी में कैसे एक राइटर और नवाब साहब मिलते हैं ट्रेन में सफ़र करते हुए और उनके बीच में क्या घटना होती है, उस घटना को बताया है। ठीक है, तो आइए फटाफट से देखते हैं लखनवी अंदाज चैप्टर की स्टोरी को। इसमें बताया गया है, मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया था। तो जो राइटर थे वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ट्रेन के लिए एक टिकट लेते हैं और उन्हें एक स्टोरी लिखनी थी और उस स्टोरी को लिखने के लिए उन्हें शांति, प्रकृति, इन सब चीज़ों को देखना था। ठीक है, शांति में चलती हुई ट्रेन की खिड़की से प्रकृति को देखते हुए उन्हें कुछ सोच के स्टोरी लिखनी थी। अब ऐसा माहौल तो फर्स्ट क्लास में आपको मिलने वाला नहीं था और सेकेंड क्लास का जो चार्ज होता है कंपेरिजन टू फर्स्ट क्लास ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर भी उन्होंने क्या किया, सेकेंड क्लास का ही टिकट ले लिया। अब सेकेंड क्लास का टिकट मिलने के बाद वो उन्होंने सोचा था कि खिड़की मिलेगी मुझे और उस पर मैं बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोचूंगा और स्टोरी लिख पाऊंगा। तो आगे चलते हैं। गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझा, जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अब जो राइटर थे उन्होंने सेकेंड क्लास के एक डिब्बे को देखा, उन्होंने सोचा ये डिब्बा खाली होगा और उसमें दौड़कर चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हूँ। ऐसा हो सकता है ना कि मेरे जैसा ही ये भी कहानी लिखने के लिए ही यहाँ बैठे हों और मुझे देखकर चौंक गए हों, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में हूँ। ठीक है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की वर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। तो राइटर जो थे वो क्या हुआ, तेजी से भागकर ट्रेन में चढ़े। अब उन्होंने सोचा था ट्रेन मुझे बहुत ज़्यादा खाली मिलेगी, बट ऐसा हुआ नहीं था। जिस सीट पर वो बैठने वाले थे उसके सामने वाली सीट पर एक नवाब साहब बैठे थे, सफ़ेद पोशाक पहने हुए। उन्होंने ऊपर से नीचे तक सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी और उनके बाजू में ही तौलिए पर दो चिकने खीरे रखे हुए थे। तो जैसे ही जो राइटर थे वो कूदकर ऊपर चढ़े तो नवाब साहब एकदम, ऐसा होता है ना कि कोई इंसान चौंक जाता है, और वास्तव में जहाँ पर सेकेंड क्लास में आराम से बैठने के लिए हर बंदा जाता है और उसकी सीट के सामने आकर अचानक से कोई बैठ जाए तो वो चौंक ही जाता है। तो राइटर अपने मन में ऐसा सोच रहे थे कि मेरे अचानक आ जाने से ये चौंक गए हैं शायद, और ये भी मेरी तरह कोई स्टोरी लिखने के लिए यहाँ पर आए होंगे, मतलब कुछ चिंतन करने आए होंगे। और या हो सकता है कि इनके पास में दो खीरे रखे हुए हैं और इस चीज़ को देखते हुए ये हिचक रहे हों मुझसे कि बताइए इतनी एज पर भी खीरे का शौक रखते हैं, इस चीज़ को लेकर हिचक रहे हों। फिलहाल उन्होंने ना नवाब साहब ने कोई रिएक्शन किया और ना ही राइटर ने कोई रिएक्ट किया। उन्होंने, नवाब साहब उनसे बोले नहीं राइटर से, और राइटर चुपचाप सामने वाली सीट पर अपनी नज़रें झुकाकर बैठ गए हों जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। उन्होंने इग्नोर कर दिया। अब क्या था, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत थी। किसकी थी? राइटर की थी। राइटर हमेशा खाली बैठकर कुछ ना कुछ कल्पना करते ही रहते थे। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब उन्होंने क्या किया, अब वो सोच तो रहे ही थे कुछ, अब उन्होंने सामने नवाब साहब बैठे थे, अब वो ये सोच रहे थे ये इतने ऑकवर्ड क्यों फील कर रहे हैं। उस चीज़ को वो इमेजिन करने लगे, क्या सोच रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे, सब अपने माइंड में डिस्कस करने लगे। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफ़ायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे के सफ़र करता देखे। ठीक है, और अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और जब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा खाए कैसे खाएं। अब कान खानियों ने नवाब साहब की ओर देख रहे थे, मतलब बहुत बारीकी से राइटर उनकी तरफ देख रहे थे और उनके बारे में सोच रहे थे। ये सोच रहे थे कि ये क्या क्या सोच रहे होंगे। ठीक है, नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। तो जो नवाब साहब थे उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि राइटर मेरी तरफ देख रहे हैं, वो चुपचाप खिड़की के बाहर देखते हुए
वहाँ की जो स्थिति होती है ना, हमारा नेचर होता है, उसको देखते हुए गौर कर रहे थे। फिर उन्होंने नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? तो वो एक मोमदन थे, इसलिए उन्होंने आदाब अर्ज किया। अपने लोग नमस्ते करते हैं ना, उन लोगों ने आदाब किया और राइटर से पूछा, क्या आप खीरे का शौक रखते हैं? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अब इतने टाइम से राइटर आकर बैठे हुए, आपका सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाव लिया आप सराफत का, मतलब जो नवाब साहब का जो बिहेवियर चेंज था कि इतनी देर से वो बैठे हुए थे और उन्होंने कोई हरकत नहीं की, अब अचानक से बोलने लगे। तो यही चीज़ उनको बुरी लगी कि अब अचानक से क्यों बोल रहे हैं ये। और आप सराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकतों में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया के बाल शौक फरमाए। तो राइटर समझ गए कि बस ये फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं और उन्होंने थैंक यू कहते हुए मना कर दिया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की की बाहर देखकर, मतलब नवाब साहब थे वो फिर से एक बार खिड़की की तरफ देखते हैं, गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। अब उन्होंने जो खीरे के नीचे तौलिया रखा हुआ था उसको झाड़कर सामने बिछाया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर ले जाकर धोया, तौलिए से पोंछा, जेब में चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर को काटा और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरे को एहतियात से छीलकर फांकों को करीने के तौलिए पर सजाते गए। अब उन्होंने राइटर से तो पूछ लिया था आप खाएंगे नहीं खाएंगे, फिर उसके बाद उन्होंने एक बार खिड़की से बाहर देखा और फैसला किया, लाओ मैं खीरे छीलना शुरू करता हूँ। तो उन्होंने तौलिया झाड़कर अपने सामने बिछाकर उस पर खीरे को गोदा, फिर उनके बाद उसके झाग निकालकर, छीलकर, काटकर अपने तौलिए पर सजाते गए, मतलब उनके जो टुकड़े होते हैं उसको तौलिए पे सजाते रहे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, और जो लखनऊ स्टेशन के लोग होते हैं वो खीरा बेचने का तरीका अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं? ग्राहक के लिए जीरा, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया हाजिर कर देते हैं। वो लोग खीरे के साथ साथ लाल मिर्च और जीरा, नमक मिला हुआ जीरा साथ में देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा, नमक और लाल मिर्च की सुर्खियां बुरका दी, मतलब उस पर जो उनके टुकड़े थे खीरे के उस पर लाल मिर्च और जीरा, नमक बुरका दिया। उनके प्रत्येक भाव भागिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुंह खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो गया है। मतलब उस सारी चीज को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जो नवाब साहब थे वो ये सारे काम करते करते खीरे की जो दशा थी, मतलब खीरा इतना सजा रहे थे, वो इस चीज को देखकर जरूर उनके मुंह में पानी आ गया होगा। से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रसोई बनाते हैं लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के लिए ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो राइटर सोच रहे थे कि ये आज अपनी असलियत पे उतर आए हैं, देखो कैसे खीरे को सजा रहे हैं, चाहे इनके मुंह में पानी आ रहा हो। नवाब साहब थे, फिर उन्होंने क्या किया, नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। और नवाब ने फिर से एक बार राइटर को ऑफर किया वो खीरा और कहा कि खाने की कोशिश कीजिए, वल्ला शौक कीजिए, ये लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने के बाद ताजे खीरे पर पनियती फांके देखकर, मतलब पनियाती फांके क्या होती हैं, जो खीरे के पीस होते हैं उन पे हम नमक मिर्च लगा दें और जीरे वाला नमक, तो उस पर थोड़ा थोड़ा पानी सा आ जाता है और उस चीज को देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। और कमेंट करके जरूर बताना कि खीरे की इस सिचुएशन में किस किस के मुंह में पानी आता है गाइस, इमेजिन करो और बताओ। तो ये फांके देखकर राइटर के मुंह में भी पानी आ गया था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना भी उचित समझा, मतलब उन्होंने क्या किया, पहले ही वो मना कर चुके थे कि मैं खीरा नहीं खाऊंगा, तो अब अपना आत्मसम्मान भी रखना था। मुंह में कितना भी पानी आए भाई, मना तो करना ही था। तो उन्होंने अपना आत्मसम्मान बचाते हुए मना कर दिया। क्या मना किया? उत्तर दिया, शुक्रिया, हम इस वक्त तलब महसूस नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि इस चीज को खाने की अभी हम तलब महसूस नहीं कर रहे हैं, मेद भी जरा कमजोर है, केबाल चौक फरमाए। एक तो यार ये केबाल चौक फरमाए, क्या लैंग्वेज देते हैं ये लोग, क्लास 10th की बुकें पढ़ते हैं या संस्कृत पढ़ने चले जाते हैं, यही समझ नहीं आता मेरे तो। नवाब ने संतृण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद से अपनी पलकें मूंद ली। अब क्या था
कि राइटर ने तो मना कर दिया था कि मैं खीरा नहीं खाऊंगा। अब राइटर के मना करने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने खुद के खाने के लिए वो प्रिपेयर हो गए। उन्होंने अपने खीरे को उठाया और उसकी फाँक को अपने ओठों तक ले गए, मतलब होठों तक ले गए, और होठों से किसी चीज़ की खुशबू सूंघ के हम आंखें मूंदते हैं ना, वाह ये क्या टेस्ट है, तो वही चीज़ उन्होंने की, अपनी आंखें मूंदते हुए उस टेस्ट को जाहिर कर रहे थे वो। और उनके मुंह में जो खीरे को देखकर पानी आया था, यहाँ पर लिखा है मुंह में भर आए पानी को घूंट मतलब गले में उतार लिया, और उनके मुंह में जो पानी आया था उसका घूंट उन्होंने अपने गले में उतार लिया। और नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँक को नाक के पास ले जाकर वापस रस स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंक देते थे। वो सारे टुकड़ों को बार बार अपनी नाक के पास ले जाते, खाने मतलब जैसे हम टेस्ट लेते हैं, फील कर रहे थे, बस फील, और फील करने के बाद खिड़की के बाहर फेंक दिया कर रहे थे। उन्होंने सारे टुकड़े एक एक करके बाहर फेंक दिए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से अपने हाथ पोंछे और होंठ भी पोंछे, जबकि उन्होंने खाया नहीं था, पर वो ऐसा फील कर रहे थे कि उन्होंने खाया है, और उन्होंने अपने हाथ भी पोंछे और होंठ भी पोंछे। गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, मानो कह रहे हूँ यह है खानदानी रईसों का तरीका। अब ये हाथ पैर पोंछने के बाद उन्होंने राइटर की तरफ फिर देखा गुलाबी आंखों से, और उनकी आंखें ऐसा कहना चाह रही थी कि देखो ये है रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल में थककर लेट गए। अब उन्होंने इतनी सारी प्रिपरेशन की, भैया छिड़का नमक वमक छिड़क के खाने के लिए प्रिपेयर किया, छीला, तो इस सब चीज में वो थक चुके थे। हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा, मतलब उन्हें भी सिर झुकाना पड़ा कि भाई वो भी सामने वाला लेट रहा है तो हम भी, एक ये होता है ना खानदानी की तहजीब, अब वो भी लेटने जा रहे थे तो हम भी लेटने का एकदम से नाटक करने लगे। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीकों को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है, मतलब हमारे पेट की तृप्ति हो सकती है? केवल सूंघने से हमारा पेट भर सकता है क्या? नवाब साहब की ओर से भरे पेट की ऊंची डकार का शब्द सुनाई दिया। अब नवाब साहब की ओर से एक तेज सी डकार सुनाई दी। अब इस डकार को सुनकर तो राइटर समझ गए कि हाँ भाई, इनका देखकर ही पेट भर गया है। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज था लेकिन होता है सकिल, नमुराद, मंदे पर बोझ डाल देता है, मैदे पर बोझ डाल देता है। मतलब वो खा नहीं सकते थे, पर उन्होंने पूरा फील भी किया था, और सामने वाले बंदे यानी राइटर से कह भी रहे थे कि खीरा एकदम लजीज था। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। तो राइटर एकदम से चौंक गए, उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, अरे ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भरकर डकार लेने वाला इंसान तो बिना विचार घटना और पात्र के लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं बनाई जा सकती? कि हम लोग क्या करते हैं, किसी के कैरेक्टर को देखते हैं, सच्ची कहानियों को देखकर कहानी लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हम खीरे को नमक मिर्च लगाकर सूंघकर वो इंसान अपना पेट भर सकता है, तो हम क्यों नहीं पात्र इमेजिन कर एक स्टोरी लिख सकते हैं? क्यों हमें वो चीज़ रियल में चाहिए होती है? ठीक है, हम इमेजिनेशन से भी एक अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं। तो ये था गाइस लखनवी अंदाज चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। और हाँ, क्लास 10 के इंग्लिश चैप्टर्स की भी समरी मैं आपको लेके आने वाली हूँ। सारे चैप्टर्स की समरी आपको मिलेगी, और आपको आई बटन में चेक कीजिए, आई बटन में आपको इन सारे चैप्टर्स की, हिंदी के सारे चैप्टर्स की समरी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की शॉर्ट समरी के साथ।